अच्छा, अब दूसरे पार्ट में हमने जो पार्ट 1, पार्ट 2, अब ये पार्ट 3 करते हैं हम। तो पार्ट 3 में हमने थोड़ा आगे से बता देते हैं। जो रनन वाले मास्टर कक्षा में आए, ठीक है, टेबल पर जो मटमेला गमछा था वो जो आनंद का, ये स्वयं लेखक हैं बालक, ठीक है। उन्होंने पूछा किसका है रे? तो मेरा है मास्टर। तू कौन है? क्योंकि पहली बार गया था। जकाते, मेरा नाम क्या है? जकाते। पिछले साल निक नेम होगा उसका। पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा रहा। गमछा ले जा पहले। उसने छड़ी से मेरा गमछा क्या कर दिया? नीचे उठाकर ज़मीन पर। उसे उठाने गया तो कहा, यहाँ क्या रखा है मूर्खों की तरह? मतलब ये गमछा तुमने यहाँ मेरी टेबल में क्यों रख दिया है? मैंने नहीं रखा मास्टर। किसने कहा? जकाते ने जवाब दिया। उस लड़के ने मेरे सिर से छीना और यहाँ रख लिया था। वो जो लड़का था चाणक्य का, यह अर्थ मास्टर गुस्सा होते उसका नाम सुन के। ये चाणक्य का बच्चा ना बिना बात के उठक पटक करता रहता, बंदर है बिल्कुल, ठीक। कहते हुए मास्टर उस लड़के को और चले गए। मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछताछ की और वामन पंडित की कविता पढ़ने लगे, और ये इनको बड़े प्यार से कविता पढ़ाने लगे, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर क्या होता है आगे बीच की छुट्टी यानी इंटरवल। छुट्टी में मेरी धोती की कच्छा जो उस लड़के ने 2 बार खींचा, वही चाणक्य का जो बंदर लड़का था, खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर दीवार से पीट करके बेचारा, ताकि मेरा वो खींचे नहीं, बैठा। और वो कब तक? जब तक आधी छुट्टी ख़त्म नहीं हो जाती। उठा ही नहीं। खिलौने के लिए बनाए गए, वो इस तरह का खेल हो गया था वहाँ पे, जैसे खिलौने के लिए बनाए गए कौवा बनाए खिलौने के लिए। बच्चे को खुले में रख देने से पर जैसे कौवे चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं, वैसे ही मेरा हाल हो गया था। बच्चे इधर से कोई एक छेड़ रहा, उधर से कोई छेड़ रहा है। मेरी ही पाठशाला मुझे चोंच मार कर बेचारे को घायल कर रही थी। कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा उसके साथ में। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं। अब उसका मन ना लग रहा था, नहीं पढ़ूंगा मैं, स्कूल नहीं पढ़ूंगा। तो क्या हुआ? उसका मन खराब हो गया था। हर कोई प्यार का भूखा रहता है, इज्जत सम्मान हर कोई चाहता है। तो इस तरह कैसे निभा होगा? मेरा गुजारा कैसे चलेगा भाई? मैं कैसे पढ़ूंगा इस स्कूल में? तो सब तो मेरे को छीन के खा लेंगे। नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में। इससे तो अच्छा है अपना ये। फिर उसको एक ऑप्शन लगा, मेरा खेती अच्छा है, चुपचाप काम करते रहो। गली के दो ही लड़के हैं कक्षा में, वे भी मुझसे भी कमज़ोर हैं, वे क्या मदद करेंगे? और जो मेरे गली के बच्चे हैं वो तो शरीर से ऐसे ही कमज़ोर हैं, वो मेरी क्या मदद करेंगे? मन उदास हो गया। 4वीं से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी। जब वो पहले बच्चा क्या मतलब 1 साल पहले जब वो डेली स्कूल जाता था, उसे अपनी लगती, लेकिन अब यह एकदम पराई जैसी लगने लगी है। कितना दुख का बात है, गरीबी ऐसी होती है। अपना वहाँ कोई नहीं था, और आज यहाँ उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। सवेरे हो जाने पर मैं उमंग में था। अब फिर भूल गया, बालक है ना, शाम की अगले दिन की घटना को भूल गया। फिर से पाठशाला चला गया। माँ के पीछे पड़कर एक नई टोपी, और माँ के पीछे पड़ा रहा मुझे खरीद, क्योंकि बच्चे भी तो स्कूल में इंसल्ट मार रहे थे उसकी। एक नई टोपी और एक नाड़ी वाला चड्डी मटमैले रंग का यानी ब्राउन कलर का 8 दिन में मंगवा ही लिया मैंने, जैसे भी माँ को बोल के। चड्डी पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत में जा। अब उसको पता हो गया मुझे ये चड्डी बचा के रखना है, और धोती पहनकर खेत में जाता था। शुरू हुआ, धीरे धीरे लड़कों से उसका परिचय बढ़ गया। अब वहाँ थोड़ा घुल मिल गया आनंद, ठीक है। मंत्री नामक मास्टर, और एक थे मंत्री नामक मास्टर, कक्षा अध्यापक यानी क्लास टीचर हो गए थे, ठीक है। और वो पढ़ाते थे क्या है, वो मैथ पढ़ाते थे, गणित पढ़ाते, प्रायः छड़ी का। और वो छड़ी से नहीं मारते थे, हाथ से ही गर्दन पकड़कर पीठ में घूसा लगाते थे। आज अगर हम पीठ में घूसा मारेंगे ना, घूसा नहीं, थोड़ा बच्चे को डांटो ना, तो मास्टर का क्या हाल होगा। आज का सिचुएशन ऐसा हो गया है। बहुत ज़माना बदल चुका है, कई हद तक मास्टर कुछ बोल भी नहीं सकता। और मास्टर बोलेगा अच्छे के लिए बोलेगा, मारना तो बहुत दूर की बात, सोचना भी नहीं है। पीठ पर एक जोर का बैठते लड़का
हुक भरने लगता था। लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी। उसके कारण उधम करने वाले लड़के भी डर के मारे चुपचाप एक मौका नहीं मिलता था। और देखो क्लास में जो बच्चे डिस्टर्ब करते हैं ना दूसरों को, वो दूसरों को भी नहीं पढ़ने देते हैं। लेकिन जब किसी मास्टर का डर हो ना, तो पढ़ने वाले बच्चों को बहुत अच्छा मौका मिलता है, तब पढ़ते हैं। अब अभी मास्टर थोड़ा तेज़ तराक हो गया तो बोलेंगे ये हैरेसमेंट कर रहे हैं। आजकल तो ऐसा हाल हो चुका है। तो भैया बहुत मुश्किल है आजकल। तो अब बदमाशी, कोई दूसरा बच्चा, हर कोई बच्चा पढ़ने आता है, पता नहीं कौन किस तरह से फीस भर रहा है। किसी के माँ बाप गरीब हैं, बहुत मुश्किल से, इस आनंद के जैसे माँ बाप होंगे गरीब हैं तो बहुत मुश्किल से वो फीस भर रहे हैं। तो क्या है, शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे, एक आध सवाल गलत हो जाते तो उसे वे अपने पास बुलाकर समझा देते। अब अच्छी बात थी कि वो बुलाते थे, समझाते थे। एक आध लड़के को कोई मूर्खता दिखाई दी तो वे उसे वही टोक देते। इसलिए सभी को पसीना छूटने लगता। सभी लड़के घर में पढ़ाई करने लगते थे। और मास्टर का डर से तो बच्चे अच्छा से पढ़ते हैं। गुरु का डर तो होना ही चाहिए। ठीक है, कुछ माँ बाप बहुत अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं कि माँ बाप ख़राब है, माँ बाप सभी अच्छे होते हैं। किसी को थोड़ा तकलीफ़ होती है कि हमारे बच्चे को टोक लिया, मार लिया। और कुछ ऐसे होते कि नहीं, आप जैसे सुधार सकते सुधारो। ऐसे तो कौन मारेगा कि जो बच्चा घायल होने तक है, ऐसे तो कोई मारेगा भी नहीं। पहले मारते थे, हमने भी बहुत पिटाई खाई है। ठीक है, पढ़ाई पे नहीं खाई हमने भी, शैतानी पे खाई हुई है। ठीक है। बसंत पाटिल, अब ये एक बसंत पाटिल लड़का है जो शरीर से बहुत दुबला पतला है, किंतु वह पढ़ाई में होशियार है। उसके उसके अब क्या करता था वो, उसके साथ सवाल हमेशा सही निकलते थे। और ये असर किस पे पड़ा, जमाते पर पड़ा, यानी आनंद पर पड़ा। ठीक है। अच्छा, अब जो बच्चे थे ना, जो यहाँ जो बच्चे थे वो क्या करते थे, उनसे क्या करते थे, हमें उसके सवाल तो हमेशा अच्छे निकलते थे। और स्वभाव भी उसका शांत था। ठीक है, पहले पढ़ने में लगा रहता था। और उसका असर किस पे पड़ रहा था, इधर आनंद पर पड़ रहा था, जमाते पर पड़ा था। मेरी पूरी तैयारी करके आता था और वो हमेशा हर काम फिट फुल। जैसे क्लास में भी देखो, दूसरे बच्चे सोचते होंगे सर लोग, मैंने हम लोग बच्चे को प्यार करने का एक वो है, कारण है। वो बच्चा बराबर काम करता है, उसको क्यों नहीं प्यार करेंगे। वो बच्चा बराबर काम करता है, बराबर होमवर्क करता है, बराबर क्लास वर्क करता है, बराबर पढ़ने की कोशिश भी करता है। नहीं भी आएगा तो पूछता है 50 बार। तो ऐसे बच्चों को तो टीचर हमेशा ही प्यार करेंगे ना। तो दूसरों के सवालों की जांच करता। मास्टर ने उसे कक्षा का मॉनिटर भी बना लिया था। और इसका असर किसके दिमाग पर हो रहा था, आनंद के दिमाग पर हो रहा था। काश में भी बन जाता। अब इसके लिए वो भी जोर लगाएगा। हमेशा पहली बेंच पर बैठता, बिल्कुल मास्टर के पास। कक्षा में उसका सम्मान था। और अभी उसके साथ वो बैठना, अच्छी संगति कभी भी ना, चाहे बड़े हो छोटे हो, गंदी संगति कभी मत करो। ऐसे लोगों के साथ मत बैठोगे जो दिन भर दूसरों की चुगलियों में दिन काट रहे हो, दूसरों की बुराई कर रहे हो और हमेशा उल्टे पुल्टे काम कर रहे हो। संगति अच्छी रखो, हमेशा अच्छे हो जाओगे। मुझे यह लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था। लेखक को तो लेगा, क्योंकि वो लेखक 1 साल घर में बैठ गया था। मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुँच गया था। गलती से पिछड़ गया था। गलती क्या है, गरीबी। इसलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटर मेरे हाथ में सौंपने चाहिए। और वो सोच रहा है कि मुझे मॉनिटर बना देना चाहिए, मैं तो बड़ा हूँ। ठीक है, मॉनिटर ऐसे नहीं बनते, मॉनिटर अच्छे बच्चे ही मॉनिटर बनते हैं, मुझे ऐसा लगने लगा। दूसरी ओर यह भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पढ़ा, और 2 महीने में उसको ख़त्म करनी है 5वीं की, क्योंकि उसका 7-8 महीने ऐसे बेकार चला गया था। पूरी तैयारी करनी चाहिए, ऐसा लगने लगा। दूसरी ओर यह लगता था कि मुझे महीने में पढ़ाई पूरी करनी है, क्योंकि उसको 2 महीने में वो 5वीं की कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की अपेक्षा करना। ऐसे बदमाशी नहीं करने है कि कक्षा में बदमाशी पे ध्यान है, पढ़ाई नहीं कर रहे हो। और पर इसने सोच लिया था मैं वैसा सब कुछ नहीं करूँगा, मेरे मुताबिक नहीं। हम तो कक्षा में ऊपर ही हैं भैया, मैं तो इनके बीच में ऊपर ही आया हूँ, यह नहीं भूलना चाहिए। इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रहा और बसंत पाटिल की तरह ही पढ़ने का काम करने लगा। मैंने अपनी किताबों पर अखबार न्यूज़पेपर होता है ना, उसके कवर आवरण चढ़ा दिए।
अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा, जैसा वो करता था उसको फॉलो करता था। इसलिए जीवन में अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छे लोगों की संगति करो, बुरे लोगों से बिल्कुल दूर रहो। हमेशा कुछ न कुछ पढ़ता, और वो भी पढ़ता था। उसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो लेखक भी चाहते थे कि मैं भी वही करूं, मुझे भी शाबाशी मिले। दूसरे दिन वैसा ही काम करने लगा। मन एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगा, और गणित भी उसको समझ में लगा रहा, और सभी सवाल उसके भी सही होने लगे। कभी कभी बसंत पाटिल के साथ एक तरफ से वो तो दूसरी तरफ से वो लड़कों की कॉपी जांच कराने, कभी कभी जैसे हम भी कर लेते हैं, जैसे एमसीक्यू टाइप के कभी हम भी करा लेते हैं, तो टीचर तब भी देते होंगे तो करने लगे, सवाल जांचने लगा। इसके कारण मेरी और बसंत की दोस्ती जम गई और इनमें बहुत घनी दोस्ती हो गई। ठीक है। और एक दूसरे की सहायता में कक्षा में हम अनेक काम करने लगे। मास्टर मुझे आनंद, अब उसको प्यार से मास्टर क्या करने लगे, आनंदा कहकर बुलाने लगे। और मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा। वैसे उसकी माँ कभी कभार आनंदा कहती है, परंतु काम मास्टर तो नहीं कहते थे। अब मास्टरों के इस अपनेपन के व्यवहार के कारण और बसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरे मन विश्वास बढ़ गया कि मैं अब पढ़ सकता हूँ। अब कुछ नहीं, मतलब मैं पढ़ सकता हूँ। सांदेलकर मास्टर थे, मराठी पढ़ने वाले थे, पढ़ाते थे वो, तो बड़े सुंदर ढंग से पढ़ाते समय वो स्वयं रम जाते थे। देखो मास्टर ऐसे ही होना चाहिए। कोई क्वेश्चन टीचर अच्छे से पढ़ा रहे ना, और टीचर के दिमाग में आंसर बैठ गया ना, मतलब बच्चे का दिमाग में भी बैठ गया। ऐसा होना चाहिए। बड़ा धैर्य के साथ पढ़ाना चाहिए। ऐसे ना टोटल पूरा किया बस हो गया, आप क्लास से बाहर निकल गए। तो थोड़ा पढ़ाया और चार पीरियड का 4 दिन का लेसन, और आपने एक दिन में ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो तो ठग काम हो गया ना। तो हमको अभी देखो, मेरे को ये वीडियो बनाते पता नहीं कितना दिन हो गया, पढ़ा मतलब दिन भर बैठ के एक लेसन तो ख़त्म नहीं हो सकता है। विशेष में कविता बहुत अच्छे ढंग से पढ़ते थे। कविता पाठ हमें पढ़ना भी चाहिए। सुरीला गला, छंद का बढ़िया चाल, और इसके साथ ही रसिकता, बिल्कुल एकदम मधुर मादक स्वर उनके पास। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं भी कंठस्थ याद थी, बाय हार्ट याद थी। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह आते थे। पहले वे एकाध कविता गाकर सुनाते थे, और फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ, बिल्कुल एकदम नाटक करने के साथ साथ इस अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण करते थे। अब लेखक को क्या चाहिए था, इतने अच्छे अच्छे टीचर मिल गए, उसी भाव किसी अन्य कवि को कविता की सुनकर लिखते। बीच की कविता कवि यशवंत भोरकर, ठीक है, भारत तांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात संस्मरण सुनाते। वे स्वयं भी कविता करते थे, खुद भी लिखते थे। याद आ गई तो वे, और अपने बचपन में जो पढ़ी वाली है याद आ गई तो वे अपनी एक आध कविता भी सुना लेते थे। जो उन्होंने लिखा वाली कविता है वो याद आने पर वो सुना लेते थे। ठीक है, यह सब सुनते वह अनुभव करते कि मुझे अपना भान ही नहीं रहते, बिल्कुल अपना जमाते, अपना आनंद खो जाता था उस पढ़ाई में। ठीक है, तो उसका भान ही नहीं रहता था। आनंद भी यहाँ पे बैठा है, वो कहीं गुम हो गया आपके संदेलकर के कविता पाठ में। ठीक है, नहीं रहता। मैं अपनी आँखों और कानों के प्राणों की सारी शक्ति लगाकर, दम रोक कर मास्टर के हाव भाव देखता था। सारी इंद्रियों पर कंट्रोल करके सिर्फ उसको मास्टर दिखाई दे रहे हैं, उनकी ध्वनि सुनाई दे, उनकी चाल दिखाई दे रही है, और रस पी लेता, और उस ज्ञान को पी लेते थे वो। सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए या ढोर चराते हुए, गाय भैंस ढोर चराते हुए अकेले में खुले गले से और ज़ोर ज़ोर से, जैसे मास्टर जी ने चिल्लाते, मतलब गले सुना, तो वो भी चिल्ला के कविताएं मास्टर के और मास्टर की नकल उतारता था। हाव भाव, यति गति पूरी तरह से उसके आरोह अवरोहण ऊपर बहुत लंबा ऊंची आवाज़ में और बहुत गहराइयों के साथ अनुसार गाता था। इस कविता के अर्थों से खेलता और कविता के अर्थ को समझने की कोशिश भी करता था। मैं आगे पीछे आता जाता था। मास्टर जिस प्रकार बैठे बैठे ही अभिनय करते थे, मैं पानी लगाते लगाते वैसे अभिनय करता था।
क्यारियाँ पानी से भर जाती, जो खेत की क्यारियाँ बनी हुई थी भर जाती। इसका उसको पता नहीं, भान ही नहीं रहता था, पता ही नहीं चलता था, क्योंकि वो इतना कविता पाठ में मस्त हो जाता था। मास्टर की चाल पर दूसरी कविता भी पढ़ी जा सके। अब उसको पता चल गया, अच्छा मैं अगले कवि ने कविता लिखी है, मास्टर ने कविता लिखी है, मैं भी खुद ये कविता बना सकता हूँ। इसका पता भी मुझे उसी समय चल गया, अच्छा मैं भी बना सकता हूँ कविता को। इस कविता के साथ खेलते हुए मुझे 2 बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई। पहले ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलेपन बहुत खटकता था। पहले सब खटकता था मुझे, अब क्या हो रहा है, किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। हमेशा कोई ना कोई साथ में होना चाहिए ऐसा लगता था। लेकिन अब उसको अकेलेपन से कोई ऊब नहीं होती। मैं अपने आप में खेलने लगा था। ठीक है, वो कभी क्या करने लगा था, अपने आप में खेलने लगा। उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा था कि जितना अकेला रहूं उतना अच्छा है। हम भी ऐसे ही चाहते हैं। इस कारण कविता ऊंची आवाज़ में गाई जा सके, दूसरे के सामने थोड़ा झिझक भी होती है। किसी भी तरह का अभिनय किया जा सके, मैं अभिनय भी कर सकता हूँ। कविता गाते गाते थुई थुई करके नाचा जा सकता है, मतलब उसका नाचने का मन था। मैं सचमुच ही नाचने लगता था। मैंने अनेक कविताओं को खुद ही चाल में गाना और खुद कविताओं का खुद अपनी धुन दे दी थी, शुरू किया। अनंत काणेकर की कविता, जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है, चांद रात पसरते पठारी गाए धरणी वरी, को मैंने मास्टर की चाल से अलग अपनी चाल बना दी थी, उसको चाल से बिठाकर गाई। यह चाल एक सिनेमा के गाने के आधार पर थी, पिक्चर का गाना। वह गाना केशव करणी जाति नामक छंद में था। इस कविता में मैं मास्टर की अपेक्षा क्या हो रहा था, अभिनय के साथ गाता था, ज़्यादा अच्छा करके गा रहा था वो, क्योंकि उसका जो मानी जो था, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा करके इसको क्या करने लगा था, गाने लगा था। अब इधर क्या होने लगा, अभिनय के साथ गाता, चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रयत्न करता, और जैसे वो करते थे वैसे। मास्टर को मेरा प्रयत्न अच्छा लगा और स्कूल में पता चल गया मास्टर जी को। उन्होंने 6ठी 7वीं कक्षा में सभी लड़कों के सामने मुझे बुलाकर बहुत शाबाशी दी है। पाठशाला के एक समारोह में भी उन्होंने गवाया और उन्होंने कविता पाठ करवाई। इसके कारण मुझे लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए, और मतलब बहुत खुशी के मारे कि हम बोलते बच्चों को तुम्हारे पंख निकल आए, बहुत बिगड़ गए, और वो थोड़ा वो भी हो गया था। मास्टर स्वयं कविता करते थे। अनेक मराठी कविताओं के काव्य संग्रह उनके घर में थे। वे उन कवियों के चरित्र और उनके संस्मरण बताया करते थे। उसका कारण वे ये कवि लोग मुझे आदमी ही लगने लगे। खुद सौंदलकर मास्टर कवि थे, इसलिए वह विश्वास हुआ, उनको एक विश्वास मन में जगा कि कवि भी अपने जैसा ही होता। तब पता चला, अरे कवि भी तो अपने जैसा हार्ड मांस का बना होता है। क्रोध मोह, उसको भी गुस्सा आता है, उसको भी लोभ होता है, मनुष्य ही होता है। मुझे भी लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल, एक बेल है, बेल पर मास्टर ने एक कविता लिखी थी, उसमें लिखा हुआ था उन्होंने। यह कविता और वह लता मैंने दोनों ही देखी है। उनके कारण मुझे लगता है कि अपने आसपास, अपने गांव में, अपने खेतों में कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिन पर हम कविता रचना कर सकते हैं, जिन पर हम कविता बना सकते हैं। यह सब कुछ अनजाने में ही होता रहा है। बिल्कुल हमारे चारों ओर हजारों ऐसी चीज़ है जिन पर हम कविता पाठ कर सकते हैं। आपके सामने हरित बोर्ड है, आपका ब्लैक बोर्ड है, आपकी किताब है स्वयं, आपकी पेन है, आपकी कलम है स्वयं, आप स्वयं हो, आपके टीचर हैं, आपके दोस्त हैं। आप इन पर कहीं पर भी कविता बना सकते हैं। कहीं मजाक के अंदाज में बना लिया, कहीं किसी के दुख को देख कर दुखी बना दी, कहीं हास्य कविताएँ बना दी, कहीं श्रृंगार की कविताएँ बना ली। ठीक है, तो यह सब कुछ अनजाने में ही होता रहता था। भैंस चलते चलते, चराते चराते में फसलों पर भी गाना कर लेता था, जंगली फूलों पर भी तुकबंदी कर लेता था, उन्हें ज़ोर से गुनगुनाने भी लगा था। और मास्टर को, और इसलिए हम आज उनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, मास्टर को दिखाने भी, और मास्टर को भी दिखाने लगे थे कि मैंने आज ये वाली लिखी, कल वो वाली लिखी। कविता लिखने के लिए
कविता लिखने के लिए खीसा मतलब वो जो कच्छा का जो उसका कच्छा था ना, उसमें एक जेब थी, उसमें क्या थी? जेब थी। ठीक, उसमें एक जेब थी। खीसा का मतलब जेब होता है। हाँ, तो उसमें क्या थी? एक जेब थी। जेब में उसने क्या किया? खीसा बोल रहा है, जेब को खीसा ही बोलते हैं, हमारी भाषा में भी बोलते हैं। खीसा में कागज़ और पेंसिल रखने लगा, और गाय चराने जाता था तो बिल्कुल रखने लगा था। ठीक है, कभी वो ना होते तो लकड़ी के छोटे टुकड़े को भैंस की पीठ तो काली होती ही है, और हमारा शरीर हो चाहे जानवरों का शरीर है, मिट्टी से तो बना ही है। खुजली करो तो सफ़ेद भूसा जैसा निकलता है। तो भैंस की पीठ में भी भैया वो देखो उकेर रहा है, बिल्कुल काला भैंस है। तो आप लकड़ी से भी करोगे तो तब भी आपको लिखा ही जाएगा। कागज़ नहीं होने से वो क्या करते थे? भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर क्या करने लगे थे? लिखता था, जब उसके कागज़ पेंसिल नहीं ले जाता था तब। या पत्थर की शिला पर, और पत्थर पर भी लिख लेता था। कंकड़ से लिख लेता था, पत्थर से लिख लेता, कंठस्थ हो जाती थी, कविता याद हो गई उसको, और फिर पोंछ भी लेता था, उसको साफ भी कर लेता है। किसी रविवार के दिन एक आध कविता बन जाती तो सोमवार के दिन मास्टर को बिल्कुल दिखा देते, अपने गुरु को बिल्कुल दिखाते थे। अब मास्टरों का काम है बच्चों को प्रोत्साहित करना, ये नहीं कि बात में बच्चों का टोक दिया, बात में बच्चों को बोल दिया कि नहीं तुमसे तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तुम पास ही नहीं हो सकते हो। काहे को नहीं हो सकते? ईश्वर ने तो सबको ही इस धरती पर दिमाग दे के भेजा है, बेदिमाग किसी को नहीं भेजा है। बात रही हम कैसे उसको उकेर सकते हैं, मैं एक चित्रकार कैसे हो सकती हूँ, मुझको बच्चों को मैं कैसे प्रोत्साहित कर सकती हूँ, वो लगन तो मुझ में होनी चाहिए ना। बच्चे सारे बिल्कुल एकदम भोले भाले होते हैं, बंदर होते हैं माना, और बच्चे तो मन के सच्चे। ठीक है, तो बच्चों को कभी भी बच्चे क्या है अपना काम पूरा अच्छे से कर ही लेंगे अगर हम उनके साथ बिल्कुल एक साथ। तो क्या करते थे वो याद होना मिटा दे। किसी रविवार को कविता रचना की और सवेरे सोमवार को आपके मास्टर को दिखाए, और मास्टर भी बिल्कुल अच्छे होंगे। बहुत बार तो सवेरा होने तक और धीरज टूट जाता था कि मैं मास्टर जल्दी जाऊँ घर मास्टर जी को। रात को ही मास्टर के घर भाग जाता था, मतलब वो कल का सब्र नहीं कर सकता था, मतलब इतनी खुशी। वे उसे देखते और शाबाशी देते, और फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल ही हो जाती थी। बोलते बोलते मास्टर बोलते कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, सिखाते थे उसको। संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होता है, संस्कृत की भाषा भी डालो। तत्सम छंद की जाति कैसे पहचाने, उसका लय क्रम कैसे देखें। अलंकार होते हैं आपके, ठीक है, अलंकार भी होते हैं आपके। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार आपने दूसरे क्लासों में पढ़ा है। श्लेष है, अतिशयोक्ति अलंकार है, इस प्रकार के अलंकार आपने नीचे के क्लासों में पढ़ा है। अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसी होती है, अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है। और कविताओं में अलंकारी शब्द होते हैं, भारी भरकम शब्द होते हैं जिनका अर्थ बहुत गहरा होता है। ठीक है, कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी होता है, शुद्ध लेखन के नियम क्या है, आदि अनेक विषयों पर वे सहज बातें बताते थे, बहुत सरलता से बताते हैं। मुझे उनके प्रति अपनापन अनुभव हुआ, और देखो बच्चा अपनापन लगता है बच्चों को। वे मुझे पुस्तक देते और किताब भी देते थे बच्चों को, अलग अलग प्रकार की कविता संग्रह देते, कविता संग्रह जो कविताएं लिखी वो भी देते थे उनको। उन्होंने कई नई तरह की कविताएं सुनाई तो लगा मैं इस ढर्रे पर कविता बनाऊं, और उन्हें लगा मैं भी बनाऊंगा। ठीक है, जैसे मास्टर जी ने बनाया। फिर तो सारे दिन उस दिशा में मेरी कोशिश चलती रही जिसे हम आज भी पढ़ रहे। इन बातों से सौंदेलकर मास्टर के बहुत नज़दीक पहुंच गया, और उनके दिलो दिमाग तक ये बच्चा पहुंच गया। जाने अनजाने रहने लगा, उनके पता नहीं उनके बहुत नज़दीक मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी। उसे लिखते समय में बहुत सचेत रहने लगा। अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्म सा देखने लगा। शब्दों का नशा चढ़ने लगा, और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई न कोई मधुर बाजा बजता रहा। और वो बहुत प्रसन्न था, बहुत खुश था कि मैं आज क्या कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ। और वो सब किसके? आपके साथ। इसलिए हमेशा अच्छे टीचर, अच्छे दोस्त, अच्छे लोगों की संगति करो, और आप क्या हो जाते हो, बिल्कुल एकदम जो बनना चाहते हो जीवन में वो बनते हो। ठीक है, अच्छे लोगों की हमेशा संगत करनी चाहिए। जूझा बच्चा, जूझ का मतलब जूझना होता है। वो जूझा, पहले उसने अपने पिता को मनाया, फिर वो स्कूल में अपने दोस्तों से जूझा, फिर मास्टरों की
मास्टरों से भी सुना उसने, है ना। तो जूझ का मतलब जूझना, तो ये संसार जूझने का ही नाम है। तो ये था अंतिम पाठ, ध्यान से पढ़ो। इसमें मैं क्या करूँगी, आपको प्रश्नों को भी एक्सप्लेन करूँगी। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।